तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कई सारे टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जैसे कि इसमें कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन्स है, इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी है, कैंसर है, ड्रग एंड अल्कोहल है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन सॉल्ट प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो ये कई सारे टॉपिक्स उसमें जोड़ा गया है। तो जो इसमें मेन टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको 3 स्तंभ मिलेंगे, जिसके कारण जो है आपको रोग हो सकता है और आप जो है किसी भी रोग से लड़ सकते हैं या इम्यून सिस्टम आपका मजबूत हो सकता है। इसके 3 ही स्तंभ है, एक तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती रखना। यही 3 स्तंभ आपको ह्यूमन के हेल्थ या जो है मानव स्वास्थ्य में किसी रोग को ना होने के लिए आकर्षित करेगा। तो यही जो 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो ये आपको तंदुरुस्ती प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कोई रोग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए इसमें स्वास्थ्य के मुख्य घटक क्या हो सकते हैं। अब इसमें आप सबको पता होगा कि न्यूट्रिशन। अब पोषण क्या है? अब पोषण के बारे में, जैसे संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे शरीर की वृद्धि, विकास और रोग से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान होती है। अब ये सारी चीज़ें तो न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई हैं कि अगर भोजन या न्यूट्रिशन या कोई भी कंपोनेंट्स जो आपको आवश्यक है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो वह जो पार्ट है जो उसकी मांग कर रहा है उस कंपोनेंट्स की, वो क्या होगा? अनफंक्शनल हो जाएगा। तो इसी को हम रोग कहते हैं। अब देखिए हाइजीन, स्वच्छता क्या है? अब व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता से बीमारियों से बचाव होता है। अब देखिए प्रतिरक्षण तंत्र या इम्यून सिस्टम क्या है? अब इम्यून सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमें जो है बहुत ही अंदरूनी ढंग से इसके बारे में विचार विमर्श करना होगा। तो प्रतिरक्षण तंत्र हमारा अंदरूनी व सेंसिटिव पार्ट है, जो बीमारियों से हमें बचाता है। अब यह शरीर को बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे मजबूत रखने के लिए सही आहार और नियमित व्यायाम और जरूरत पड़ने पर टीकाकरण की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें, अब इसमें जो रोग के घटक या कारक हो सकते हैं या रोग उत्पन्न करने के कारक हो सकते हैं, हमारे बैक्टीरियाज हैं। अब बैक्टीरियाज और वायरसेस हो सकते हैं। अब इसमें कई सारे जो है वायरसेस हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें हेपेटाइटिस बी है, कोरोना वायरस है और बैक्टीरियोफेज जैसे या रेबिस वायरस है। ये कई सारे वायरसेस हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए हमारा डिजीज कितने टाइप का होता है? ये 2 टाइप का होता है जो रोग है। अब ये रोग 2 टाइप का होता है, तो इसमें आपको पता ही होगा कि पहला जो है डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी संचारी रोग है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में आपको संचार का वर्णन किया गया है। तो संचार क्या है? संचार का अर्थ है एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ये देखिए, अब इंफॉर्मेशन की जगह पे यहाँ पे क्या हो रही है? वायरसेस और बैक्टीरिया को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, जैसे मलेरिया, टीबी और कई अन्य जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अब देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या हो सकता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कांटेक्ट में आने से नहीं फैलेगी। इसका यही एक परिभाषा हो सकता है। अब देखिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है उसके संपर्क में आने से अगर वो ना फैले तो कैसी बीमारी होगी? या तो जेनेटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग वो बीमारियां होंगी, जैसे कैंसर, मधुमेह और हार्ट रोग या हृदय रोग होगा। अब मधुमेह क्या है? डायबिटीज है। अब कैंसर के बारे में तो पता ही होगा। अब देखिए रोग के कारण क्या बन सकते हैं? वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, तो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई और पैरासाइट जो जीव थे, यही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो रोग के कारण बनते हैं। अब देखिए जेनेटिक फैक्टर क्या हो सकता है? इसमें वंशानुगतिकी, जो जीन में किसी तरह का म्यूटेशन होने की वजह से उसमें बीमारी उत्पन्न हो जाए, जैसे हमारा हीमोफीलिया और थैलेसीमिया डिजीज है। अब देखिए पर्यावरणीय कारक क्या हो सकता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें हाइजीन की बात की गई थी। अगर कोई स्वच्छता नहीं रख रहा है
तो उसका मतलब यही है कि उसको दूषित जल प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और खराब जीवन शैली है उसकी, तभी तो वो रोग का कारण बन सकती हैं। अब ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये रोग का कारण बन सकती हैं। अब इसके लिए जो बचाव के जो निर्देश दिए जाते हैं वो है वैक्सीनेशन। जैसे मान लो डिजीज आपकी बढ़ गई तो उसके लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाइजीन, स्वच्छता। अब स्वच्छता के बारे में देखा जाए तो स्वच्छ पानी पीना चाहिए, ढके हुए भोजन को खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, हाथों को धुलकर खाना खाना चाहिए। अब बैलेंस डाइट क्या है? अब देखिए इसमें जो शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो किसी पार्ट में किसी भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की ज़रूरत है और आप जो है दूसरे फूड को कंज्यूम कर रहे हो, तो जैसे उस पार्ट की तो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए आपको जो ज़रूरत डाइट है या आहार है उसको लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। आप देखिए रेगुलर एक्सरसाइज। अब यह शरीर और मानसिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। जो नियमित व्यायाम है। अब इस प्रकार मानव स्वास्थ्य और रोगों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है और हमें इनसे बचने के लिए उचित देखभाल और जागरूकता की आवश्यकता होती है। अब देखिए हमारा आगे का टॉपिक है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। अब कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस में क्या है? अब देखिए इसमें भी दो टाइप्स का होगा। एक देखिए कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, पहले ही बात हो चुकी है इसके बारे में। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होगा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाएगा, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अगर बात किया जाए तो यह बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलते हैं। अब ये रोग हवा, पानी, भोजन या शारीरिक संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है। अब देखिए इसमें जो पहला डिजीज है मलेरिया है। क्या है? मलेरिया। अब इसका कारण कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम नामक जो पैरासाइट होता है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब ये पैरासाइट जो है एनाफिलीज मच्छर के ऊपर रहेगा और उसके रहने के बाद जो है एनाफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटेगा तो उसको मलेरिया नाम की डिजीज हो सकती है। अब लक्षण क्या हो सकते हैं इसके? बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। बचाव क्या हो सकता है? आपको पता ही होगा, मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छरों से बचाव के लिए दवाओं का सेवन। अब देखिए टाइफाइड क्या है? अब टाइफाइड जो दूसरा डिजीज है वो है टाइफाइड। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये जो है दूषित पानी और भोजन में पाए जाते हैं। अब लक्षण देखिए इसका, लगातार बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द और कब्ज जैसी बीमारियां होना। अब देखिए बचाव क्या है? साफ पानी का सेवन करना, भोजन की स्वच्छता और पर ध्यान देना, टीकाकरण कराना। अब देखिए टीबी। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस ये बीमारी कैसी हुई? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से यह डिजीज होती है। किससे? माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से यह डिजीज होती है। अब ये देखिए ये इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लंबे समय तक खांसी आना, वजन कम होना, बुखार, रात में को पसीना आना। और अब इसके बचाव क्या हो सकते हैं? बीसीजी टीका करवाना, खांसी के दौरान मुंह ढकना, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा तो दूर रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या है? ये एचआईवी वायरस के द्वारा फैलता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? लक्षण में प्रतिरक्षण तंत्र कमजोर होना। आप देखिए इसमें जिससे शरीर अन्य बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये डायरेक्ट जो है आपके इम्यून सिस्टम को ही इफेक्ट करता है, क्योंकि इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये है एचआईवी वायरस से फैलता है। अब देखिए अब इसके बचाव के लिए संक्रमित सुई का उपयोग ना करें, एचआईवी की जांच कराएं। अब देखिए डेंगू जो कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, ये किसके द्वारा फैलेगा? डेंगू वायरस जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तेज बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते
और सिर दर्द होना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना। अब इसके बचाव क्या हो सकते हैं? मच्छर निरोधक का उपयोग करना। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता, अब ऐसा डिजीज है। अब देखिए इसमें डायबिटीज, जो डायबिटीज है इसमें क्या होगा, आपका इंसुलिन लेवल की कमी हो जाएगी या उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी से हमें डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी होती है। अब लक्षण क्या होता होगा इसमें? अत्यधिक प्यास लगना, भूख बढ़ना, बार बार पेशाब आना, थकान और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शुगर के स्तर की निगरानी करना, ये सारे बचाव हो सकते हैं। लक्षण आपके अत्यधिक प्यास लगना, भूख बढ़ना, बार बार पेशाब आना, थकान होना, ये सारे आपके लक्षण हो गए। और बचाव क्या होंगे? संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, शुगर स्तर की जांच करना। अब देखिए जो हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज के बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें क्या होगा? उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना। अब इसमें देखिए धूम्रपान, असंतुलित आहार, ये कारण हो सकते हैं इसके। अब लक्षण देखिए, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना, हाथों या पैरों में सूजन होना। अब देखिए इसके बचाव क्या हो सकते हैं? स्वास्थ्य, आहार, व्यायाम, तनाव कम करना, धूम्रपान से बचाव, कैंसर। अब देखिए कैंसर जो डिजीज है ये कैसे होती है? अब कोशिका की असामान्य वृद्धि हो जाती है उसमें। अब वह कोशिका जो है, अब आपको पता होगा कि कोशिका क्या है। अब कोशिका जो है शरीर के जो है सजीव के जीवन की सबसे छोटी यूनिट है। अगर हम इसके डिफिनीशन पर ध्यान दें तो क्या होगा? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब यह सजीव के जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब कोशिका की वृद्धि हो जाए, असामान्य वृद्धि हो जाए, तो इसमें क्या कह सकते हैं? अब ये आनुवांशिक या पर्यावरणीय कारक भी इसमें हो सकते हैं। अब इसमें जेनेटिक इफेक्ट भी कह सकते हैं कि जीन में बदलाव हो गया, इसकी वजह से कैंसर डिजीज हो गई, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखिए लक्षण क्या होंगे? शरीर के किसी भी भाग में गांठ बनना, वजन कम होना, अत्यधिक थकान लगना। अब बचाव क्या होगा? धूम्रपान और शराब से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच कराइए और टीकाकरण, जैसे कि साइबरकल कैंसर के लिए। अब देखिए अस्थमा जो डिजीज है, ये हमारे जेनेटिक फैक्टर है, ये जेनेटिक के द्वारा होती है। अभी अंशानुगतिकी के द्वारा होगी, तब ये क्या होगा? वायु प्रदूषण के द्वारा भी हो सकती है, धूल मिट्टी आनुवांशिक कारण भी हो सकता है इसका, अस्थमा का। अब अस्थमा के बारे में आपको पता होगा कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी। बचाव क्या हो सकते हैं? प्रदूषण, वातावरण से बचाव। अब इनहेलर का उपयोग करिए। अब देखिए अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज जो है, अगर कोई व्यक्ति जो है या किसी एक उम्र पे आके वो कई सारी चीज़ों को भूल रहा है, बुढ़ापे का नाम तो सुना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति 40 के ऊपर होकर उसकी मानसिक स्थिति अगर बिगड़ जाती है और किसी भी बात को भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है या बातों को भूलने लगता है या सोचने समझने की क्षमता जो है कम होने लगती है, तो ऐसे जो कारण होते हैं ये हमारे अल्जाइमर डिजीज़ के जो है और इंडिकेट करते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या हो सकते हैं? मस्तिष्क की कोशिका का कमज़ोर होना, उम्र बढ़ने के समय शक्ति का कम होना। अब इसके लक्षण क्या होंगे? याददाश्त कमज़ोर होना, बातों को भूल जाना और सोचने समझने की क्षमता को घटाना। अब इसके बचाव क्या हो सकते हैं? मानसिक व्यायाम करना, स्वस्थ जीवन शैली को जीना। अब इसके निष्कर्ष के बारे में हम देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है डिजीज का हमारा। मानव शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति की जीवन शैली और पर्यावरण, आनुवंशिकता और संक्रमण के कारण उत्पन्न होती हैं। अब इन बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता, स्वास्थ्य, जीवन शैली और समय पर चिकित्सा जांच महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी के बारे में देखा जाए तो इम्यूनिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इम्यूनिटी में हमारा जो टॉपिक है, इम्यूनिटी भी हमारा दो टाइप्स का होगा, एक इन्नेट इम्यूनिटी होगा, एक एडाप्टिव इम्यूनिटी होगा। तो इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी में अंतर क्या हो सकता है? उससे पहले जाने इसकी परिभाषा क्या होगी इम्यूनिटी की, या इम्यूनिटी है क्या। अब ये प्रतिरक्षण शरीर की वह क्षमता है जो उसे बाहरी रोग जनकों
जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट से लड़ने और संक्रमण से बचाने में मदद करती है। अब प्रतिरक्षण तंत्र जैसे इम्यून सिस्टम है हमारा, शरीर की सुरक्षा प्रणाली होती है जो इन हानिकारक सजीवों या सूक्ष्म जीवों को पहचान कर उन्हें नष्ट करने का काम करती है। अब इसके दो ही प्रकार होते थे, तो पहली बात हो चुकी है इन्नेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? प्राकृतिक प्रतिरक्षण। ये क्या है हमारा? अब यह प्रतिरक्षण तंत्र जन्म से ही शरीर में मौजूद होता है और बिना किसी विशिष्ट पहचान के शरीर को सभी प्रकार के रोगजनकों से बचाने का पहला सुरक्षा तंत्र है। यह त्वरित और सामान्य प्रतिक्रिया करती है जो रोगजनकों के शरीर में प्रवेश करने पर तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब ये देखिए, कई सारी हमारी इम्यून सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा बोन मैरो है, स्किन है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। कई सारी हमारी इम्यून सिस्टम्स के पार्ट्स हैं। अब इसमें कई सारी डिजीज, जैसे कैंसर की जो डिजीज के बारे में बात किया था उसके बारे में, अब ये कैंसर की डिजीज के टॉपिक्स हैं। तो अभी तो हम जो है इन्नेट इम्यूनिटी और यही सारे प्रतिरक्षण तंत्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसके प्राकृतिक प्रतिरक्षण के घटक क्या हो सकते हैं? पहला तो घटक हमारा हो सकता है स्किन। अब स्किन के बारे में तो बात किया ही गया था अभी। तो यह रोगजनकों के शरीर में प्रवेश को रोकने वाली पहली रेखा होती है जो स्किन है, त्वचा है। अब श्लेष्म झिल्ली क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की जाए तो यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करती है। जो श्वेत रुधिर या श्वेत रक्त कणिकाओं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हमारी, ये रोगजनकों को पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। अब रासायनिक बाधाएं देखिए, केमिकल बैरियर्स क्या है? अब ये पेट का अम्ल, लार, आंसू और त्वचा पर मौजूद एंटीबायोटिक तत्व जो रोगजनकों को नष्ट करने में सहायक होते हैं। अब देखिए, जो हमारी दूसरी इम्यूनिटी थी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। अब एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखा जाए तो यह प्रतिरक्षण तंत्र रोगजनकों की विशिष्ट पहचान पर आधारित होता है। इसे विकसित होने और प्रतिक्रिया देने में समय लगता है, लेकिन एक बार यह सक्रिय हो जाए तो यह बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करता है। इस प्रकार की प्रतिरक्षण तंत्र एक विशिष्ट रोगजनक को पहचानने के बाद लंबे समय तक उसकी याददाश्त बनाए रखता है, जिससे शरीर को भविष्य में उसी रोगजनक से लड़ने में मदद मिलती है। अब जो है अनुकूलनशील प्रतिरक्षण तंत्र के घटक क्या हो सकते हैं? अब ये लिम्फोसाइट्स हैं। ये दो प्रकार के होंगे लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट सेल्स ही होंगे, टी सेल्स होंगे और बी सेल्स होंगे। यह संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है और शरीर की प्रतिरक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अब बी सेल्स क्या करेगा? ये एंटीबायोटिक, हाँ तो बात चल रही थी बी सेल्स के बारे में। तो ये एंटीबायोटिक जो है एंटीबॉडीज को बनाती हैं, एंटीबॉडीज को बनाती हैं जो विशिष्ट रोगजनकों को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करती हैं। अब एंटीबॉडीज क्या हैं? अब एंटीबॉडीज के बारे में देखा जाए तो यह विशेष प्रोटीन होता है जो शरीर में मौजूद विषाणुओं जैसे बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया करने उन्हें बेअसर करता है। अब देखिए, प्रतिरक्षण के प्रकार के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है? एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षण। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? सक्रिय प्रतिरक्षण तंत्र। यह तब विकसित होता है जब शरीर स्वयं किसी रोगजनक का सामना करता है। और अब देखिए, इसमें कई सारे एंटीबॉडीज हैं, इसमें इनको दिखाया गया है। अब एंटीबॉडी जो है बनाती हैं, यह लंबे समय तक बनी रहती हैं और सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। अब ये क्या होगा? प्राकृतिक सक्रिय
प्रतिरक्षा, अब ये क्या होगा? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, ये कैसी होगी? यह जब शरीर किसी संक्रमण से लड़ता है और एंटीबॉडी बनाता है। ये तो प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करेगा? ये वैक्सीनेशन के थ्रू करेगा। जब किसी व्यक्ति को टीके या वैक्सीन दिया जाता है और शरीर उन्हें के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी बनाता है, तो ये कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर आएगा। अब देखिए पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा? एक्टिव जो देख लिया, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इसमें व्यक्ति के शरीर को बाहरी स्रोत से एंटीबॉडी मिलती है। यह तुरंत प्रभावी होती है लेकिन अधिक समय तक नहीं रहती। निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। अब देखिए प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र, ये कैसे होगा? जैसे कि माँ के दूध के माध्यम से नवजात शिशु को प्राप्त होता है, जिसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जैसे एंटीबॉडी इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। अब देखिए प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूती के कारक क्या हो सकते हैं? बैलेंस डाइट, ये तो पहली ही बात हो चुकी थी। पोषक तत्वों से भरपूर आहार जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक और प्रोटीन जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, एक पर्याप्त नींद लेना और स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब तनाव प्रबंधन। अब इसमें कई सारे वैक्सीनेशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अब इसमें देखिए प्रतिरक्षा में दोष और रोग क्या हो सकते हैं? अब इसमें जो प्रतिरक्षा में दोष और रोग, कभी प्रतिरक्षा तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करता और इससे कई बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे हमारा इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा? इसमें HIV और एड्स जैसे रोग शामिल हैं जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। आप देखिए स्वप्रतिरक्षा रोग, ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर की कोशिका पर हमला करता है जिससे रोमेटाइड्स, अर्थराइटिस और लूपस जैसी डिजीजेज हो सकती हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा? अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा? यह तब होता है जब प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य तत्वों पर अधिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे कि एलर्जी या अस्थमा हो सकता है। निष्कर्ष में देख लें कि इतने बड़े टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है, इसको पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इस टॉपिक को पढ़ना क्यों चाहिए? तो यह टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न रोगजनकों से लड़ने और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम और समय समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। अब हमारा आगे का जो टॉपिक है इसको